स्वागत है आपका ज्ञानोदय पॉडकास्ट में। आज का विषय है मेमोरी यानी याददाश्त। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि नाम, तारीखें या पढ़ी हुई चीज़ें दिमाग से बस फिसल जाती हैं? ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की याददाश्त जन्म से ही तेज़ होती है और हमारी शायद थोड़ी कमज़ोर है। आज हम इसी सबसे बड़े मिथक को तोड़ने वाले हैं कि आपकी याददाश्त कमज़ोर है। असल में समस्या याददाश्त की नहीं, बल्कि किसी और चीज़ की है और उसे ठीक करना वो हमारे हाथ में है। जी, और ये विषय बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक अच्छी मेमोरी सिर्फ आप कह सकते हैं परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए नहीं है। ये बेहतर सोचने, नए आइडियाज़ बनाने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है। ज्ञानोदय पॉडकास्ट में हमने पहले एटॉमिक हैबिट्स में छोटी-छोटी आदतों की शक्ति पर बात की थी। हाँ, और ईट दैट फ्रॉग में सिंगल टास्किंग के फायदों पर भी। बिल्कुल। आज का विषय उन सभी सिद्धांतों को एक तरह से एक साथ लाता है, क्योंकि एक बेहतरीन मेमोरी की नींव वो सही आदतों और गहरे ध्यान पर ही टिकी होती है। ये सुनकर थोड़ी राहत मिली कि इससे ठीक किया जा सकता है, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो ये मानना थोड़ा मुश्किल लगता है। हम सबने देखा है कि कुछ लोग चीज़ें बहुत आसानी से याद कर लेते हैं और कुछ मेरी तरह कल रात खाने में क्या खाया था ये भी भूल जाते हैं। तो ये कोई दिमागी बनावट का फर्क नहीं है? ये एक बहुत ही आम धारणा है, पर हमारे स्रोत बताते हैं कि ये बनावट का नहीं बल्कि ट्रेनिंग का फर्क है। इसे ऐसे समझिए, कुछ लोगों का शरीर स्वाभाविक रूप से दूसरों से ज्यादा मजबूत लग सकता है, राइट? हाँ। लेकिन सही ट्रेनिंग और एक्सरसाइज से कोई भी व्यक्ति अपनी शारीरिक शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता है। अच्छा। मेमोरी भी, वो भी दिमाग की एक मसल की तरह है। जिसे ट्रेनिंग नहीं मिली है वो कमजोर लगती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसमें शक्ति नहीं है। मतलब कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं है, सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की जरूरत है। बिल्कुल। तो चलिए इस सॉफ्टवेयर को समझते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी मेमोरी में कोई कमी है, लेकिन जैसा हमारे स्रोत बताते हैं ये स्टोरेज की नहीं बल्कि इनपुट की समस्या है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जानकारी आपके दिमाग में सही तरीके से गई ही नहीं। ओके। तो फिर याद रखने के लिए कुछ है ही नहीं। इसे समझने के लिए मेमोरी के 3 चरणों को जानना जरूरी है। पहला है एनकोडिंग। एनकोडिंग यानी जानकारी को दिमाग में दर्ज करना। ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है। सबसे पहला स्टेप। जी, अगर ये चरण कमजोर है तो मेमोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। अच्छा, तो एनकोडिंग को क्या चीज मजबूत बनाती है और क्या चीज कमजोर करती है? हमारा दिमाग उन चीजों को आसानी से एनकोड करता है जो भावनात्मक हों, इमोशनल हों या विजुअल हों, मतलब जिनकी कोई तस्वीर बन सके या जिन्हें बार बार दोहराया जाए। लेकिन दिमाग वो बोरिंग तथ्यों को, बिना सोचे समझे गई पढ़ाई को और सबसे बढ़कर मल्टीटास्किंग करते हुए ली गई जानकारी को फिल्टर कर देता है, उसे नजरअंदाज कर देता है। हाँ। हमारे स्रोत में एक बहुत सख्त लेकिन सच्ची बात कही गई है। अगर कोई स्क्रॉल करते हुए कुछ पढ़ रहा है तो उसकी याददाश्त खराब होगी ही। इसमें कोई अपवाद नहीं है। ये तो आज के दौर की सबसे बड़ी सच्चाई है। मैं खुद को कितनी बार फोन पर कुछ पढ़ते हुए पाती हूँ और 5 मिनट बाद मुझे याद भी नहीं रहता कि मैंने क्या पढ़ा था। तो ध्यान की कमी एनकोडिंग की सबसे बड़ी दुश्मन है। एनकोडिंग के बाद दूसरा चरण क्या है? दूसरा चरण है स्टोरेज। स्टोरेज यानी जानकारी को सहेजना। हाँ। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि दिमाग वो तथ्यों को अलग अलग फाइलों की तरह स्टोर नहीं करता, जैसे कंप्यूटर करता है। हाँ, वैसे नहीं। दिमाग कनेक्शंस के जरिए एक नेटवर्क की तरह स्टोर करता है। इसीलिए हमें कहानियां याद रहती हैं, लेकिन सूचियां भूल जाती हैं। बिल्कुल। एक अकेली जानकारी कमजोर होती है, लेकिन अगर वही जानकारी 5 पुरानी जानकारियों से जुड़ जाए तो वो बहुत मजबूत हो जाती है। और तीसरा चरण है रिट्रीवल, यानी जानकारी को वापस याद करना। हाँ, और यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि किसी चैप्टर को 10 बार पढ़ने से वो याद हो जाएगा, जो हम सब करते हैं एग्जाम से पहले। जी, जबकि विज्ञान कहता है कि रिट्रीवल की क्षमता बार बार पढ़ने से नहीं बल्कि याद करने की कोशिश करने से बढ़ती है। कोशिश करने से? हाँ, इसे एक्टिव रिकॉल कहते हैं। किसी चैप्टर को एक बार ध्यान से पढ़ना और फिर किताब बंद करके उसके मुख्य बिंदुओं को याद करने की कोशिश करना, उसे 10 बार पढ़ने से ज्यादा असरदार है। ये तो सीखने का पूरा तरीका ही बदल देता है। तो अब जब हम मेमोरी का विज्ञान समझ गए हैं तो उन दुश्मनों की बात करते हैं जो रोज हमारी मेमोरी को कमजोर कर रहे हैं। आपने मल्टीटास्किंग का जिक्र तो किया, लेकिन इसके अलावा और क्या है? बिल्कुल। सबसे पहला और सबसे बड़ा दुश्मन तो मल्टीटास्किंग ही है। जब दिमाग एक साथ कई कामों के बीच भटकता है, जैसे ईमेल का जवाब देते हुए फोन पर बात करना या टीवी देखते हुए पढ़ना, हाँ,
तो वो किसी भी जानकारी को गहराई से एनकोड नहीं कर पाता। ये एक भ्रम है कि हम एक साथ कई काम कर रहे हैं। असल में हमारा दिमाग तेजी से एक काम से दूसरे पर स्विच कर रहा होता है और इस प्रक्रिया में बहुत सारी ऊर्जा और ध्यान खो जाता है। और दूसरा दुश्मन है पैसिव कंजम्पशन। क्या इसका मतलब सिर्फ बिना ध्यान दिए पढ़ना है? उससे थोड़ा ज्यादा है। इसका मतलब है बिना सोचे समझे, बिना सवाल पूछे सिर्फ पढ़ते या सुनते जाना। अच्छा। जैसे कोई वीडियो लेक्चर बस चलाकर छोड़ दिया या किताब के पन्ने पलटते गए। ये सीखने का एक भ्रम पैदा करता है। हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन असल में कुछ भी याद नहीं रहता। हाँ, वो जानकारी पानी पर लिखने जैसी होती है जो तुरंत मिट जाती है। एक्टिव लर्निंग का मतलब है सवाल पूछना, नोट्स बनाना और सोचना कि मैं इस जानकारी का इस्तेमाल कहाँ कर सकता हूँ। और तीसरा दुश्मन, वो तो शायद हम सब महसूस करते हैं, तनाव और नींद की कमी। लेकिन ये मेमोरी को कैसे प्रभावित करता है? क्या ये सिर्फ थकावट की वजह से होता है? ये सिर्फ थकावट नहीं है, इसके पीछे गहरा विज्ञान है। तनाव दिमाग में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन छोड़ता है जो नए मेमोरी सर्किट बनने से रोकता है। वहीं नींद वो जादुई प्रक्रिया है जहां दिन भर की सीखी हुई बातें पक्की होती हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती हैं। अच्छा। तो बिना अच्छी और गहरी नींद के मेमोरी का बनना लगभग असंभव है। कोई अपवाद नहीं। दुश्मन है मल्टीटास्किंग, पैसिव लर्निंग और तनाव भरी नींद रहित जिंदगी। ये सुनकर ही तनाव हो रहा है। अब जब हमने दुश्मनों को पहचान लिया है तो उन स्तंभों की बात करते हैं जिन पर एक मजबूत मेमोरी टिकी होती है। जरूर। पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है ध्यान, अटेंशन। जैसा हमने बात की, ध्यान मेमोरी का गेटकीपर है। ये तय करता है कि कौन सी जानकारी अंदर जाएगी और कौन सी बाहर रहेगी। अगर ध्यान तेज है तो मेमोरी अपने आप बेहतर हो जाती है। और ध्यान बढ़ाने के कुछ तरीके सिंगल टास्किंग के अलावा? सबसे असरदार तरीका है इरादे के साथ पढ़ना। इरादे के साथ? हाँ, यानी पढ़ने से पहले खुद से पूछना कि मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ और मुझे इससे क्या सीखना है। इसके अलावा पढ़ते समय जोर से पढ़ना या पढ़े जा रहे विषय पर सवाल पूछना या सीखी हुई बात को किसी और को सिखाने की कोशिश करना। बिल्कुल, ये सभी तरीके ध्यान को गहरा करते हैं। ये तो हुआ पहला स्तंभ। दूसरा क्या है? दूसरा स्तंभ है एसोसिएशन। एसोसिएशन यानी जुड़ाव। एक बार जब जानकारी आपके ध्यान के गेट से अंदर आ जाती है तो दिमाग उसे अकेले नहीं रखता, वो तुरंत उसका रिश्ता बनाने की कोशिश करता है। अच्छा, इसका नियम बहुत सरल है। हर नई जानकारी को किसी पुरानी पहले से मौजूद जानकारी से जोड़ना होगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी को पता है कि सूरज पूर्व से उगता है और वो एक नई जानकारी सीखता है कि जापान को उगते सूरज का देश कहते हैं, तो वो तुरंत जुड़ जाएगी। हाँ, वो जानकारी तुरंत याद हो जाएगी क्योंकि दिमाग ने एक कनेक्शन बना लिया। बिना एसोसिएशन के जानकारी हवा में तैरती रहती है और खो जाती है। और तीसरा स्तंभ है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन यानी तस्वीरों में सोचना। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगता है, लेकिन क्या ये उन लोगों के लिए भी काम करता है जो खुद को ज्यादा क्रिएटिव नहीं मानते? ये सबसे शक्तिशाली स्तंभों में से एक है और इसका क्रिएटिव होने से ज्यादा लेना देना नहीं है। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से शब्दों के बजाय तस्वीरों में सोचता है। किसी भी मुश्किल या बोरिंग कॉन्सेप्ट को एक अजीब, मजेदार या बड़ी सी तस्वीर में बदल दे। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी शब्द को याद करने के लिए कल्पना करें कि एक विशाल व्यक्ति अपने कंधों पर पूरी दुनिया उठाए हुए है और पसीना बहा रहा है। हाँ, ठीक है। ये अजीब तस्वीर हमेशा याद रहेगी। दिमाग सामान्य चीजों को भूल जाता है, लेकिन अजीब, बड़ी और मजेदार चीजों को पकड़ कर रखता है। आपको पेंटर होने की जरूरत नहीं, बस मन में एक अजीब सी इमेज बनानी है। ये तो कमाल है। तो क्या कुछ ऐसी ठोस तकनीकें हैं जिन्हें लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए मुझे किराने की 10 चीजों की लिस्ट याद करनी है। हाँ, बिल्कुल। ऐसी लिस्ट के लिए सबसे सरल तकनीक है द लिंक सिस्टम। द लिंक सिस्टम? जी। इसमें आप चीजों की एक चेन बनाते हैं, हर चीज को अगली से एक अजीब कहानी में जोड़ते हुए। मान लीजिए आपकी लिस्ट है दूध, ब्रेड, अंडे और केला। ठीक है। तो आप कल्पना करेंगे कि आप दूध के एक बड़े से पैकेट पर ब्रेड का एक विशाल टुकड़ा रख रहे हैं। फिर उस ब्रेड पर हजारों अंडे टूट रहे हैं और उनसे एक नदी बन गई है, और उस नदी में एक विशाल पीला केला नाव की तरह तैर रहा है। ये तो बहुत ही अजीब है। ये इतनी अजीब इमेज है कि आप इसे भूल ही नहीं सकते। ये तो सच में मजेदार है, लेकिन क्या ये रोजमर्रा की जिंदगी के लिए थोड़ा ज्यादा नहीं है? इतनी अजीब कहानियां कौन बनाएगा?
ये शुरू में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये एक स्किल है। 2-4 बार अभ्यास करने के बाद दिमाग इसे बहुत तेजी से करने लगता है। अच्छा। ये लिखने से ज्यादा तेज हो सकता है, क्योंकि आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं। और अगर चीजों को एक क्रम में याद रखना हो, जैसे किसी प्रेजेंटेशन के पॉइंट्स, तो उसके लिए द पेग सिस्टम है। द पेग सिस्टम? हाँ, इसमें आप नंबरों को तस्वीरों से जोड़ देते हैं। जैसे 1 की शक्ल मोमबत्ती जैसी है, तो 1 बराबर मोमबत्ती। ठीक है। 2 की शक्ल हंस जैसी है, तो 2 बराबर हंस। 3 त्रिशूल जैसा दिखता है, तो 3 बराबर त्रिशूल। अब अगर आपको क्रम में 3 पॉइंट याद रखने हैं, पहला सेल्स, दूसरा मार्केटिंग, तीसरा प्रॉफिट, तो आप कल्पना करेंगे, एक मोमबत्ती नोटों के बंडल यानी सेल्स को जला रही है। 2, एक हंस एक बड़े से माइक यानी मार्केटिंग पर बोल रहा है। 3, एक त्रिशूल सोने के सिक्कों यानी प्रॉफिट के ढेर में गड़ा हुआ है। इसी क्रम हमेशा याद रहता है, और वो एक एडवांस तकनीक भी है, मेमोरी पैलेस। ये सुनने में बहुत जटिल लगती है। ये एडवांस्ड है, लेकिन इसका सिद्धांत बहुत सरल है। यह इस तथ्य पर आधारित है कि हमारा दिमाग जगहों को स्वाभाविक रूप से याद रखता है। अपने घर का रास्ता हम कभी नहीं भूलते। बिल्कुल। इस तकनीक में आप अपने घर जैसी किसी जानी पहचानी जगह के अलग-अलग कोनों पर, जैसे दरवाजा, सोफा, टेबल, उन पर जानकारी को रख देते हैं। हाँ, जानकारी की तस्वीरें रखकर उन्हें याद करते हैं। मान लीजिए आपको भारत के पहले 3 राष्ट्रपतियों के नाम क्रम में याद करने हैं, राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन। ठीक है। आप कल्पना करेंगे, आप अपने घर का दरवाजा खोलते हैं और वहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको प्रसाद दे रहे हैं। ओके। फिर आप अंदर सोफे पर देखते हैं तो वहां कृष्ण भगवान राधा के साथ बैठे हैं, यानी राधा कृष्णन। फिर आप अपनी डाइनिंग टेबल पर देखते हैं और वहां मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन तबला बजा रहे हैं। क्योंकि आप अपने घर के रास्ते को जानते हैं, आप इन तस्वीरों को क्रम में आसानी से याद कर लेंगे। ज्ञानोदय पॉडकास्ट की यही खासियत है, हम सिर्फ थ्योरी पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल तरीकों पर भी बात करते हैं। यहाँ बताई गई एक्टिव रिकॉल की तकनीक, मतलब किताब बंद करके याद करने की कोशिश करना, वो हमें डू इट टुडे की याद दिलाती है। अच्छा, कैसे? उस किताब में काम को टालने के बजाय तुरंत करने पर जोर दिया गया था। दोनों ही कामों में, एक्टिव रिकॉल और तुरंत काम करना, शुरू में ज्यादा मानसिक ऊर्जा लगती है, लेकिन परिणाम भी कहीं बेहतर मिलते हैं। ये बहुत अच्छा कनेक्शन है। और इमोशनल एंकरिंग का कॉन्सेप्ट, यानी भावनाओं को यादों से जोड़ना, वो गुड वाइब्स गुड लाइफ की शिक्षाओं से मिलता जुलता है, जहां भावनाओं की शक्ति को जीवन बदलने वाला बताया गया था। बिल्कुल। जब हम किसी जानकारी से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, चाहे वो खुशी हो, आश्चर्य हो या मजाक, तो वो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बस जाती है। इसीलिए हमें स्कूल का बोरिंग लेक्चर याद नहीं रहता, लेकिन दोस्तों के साथ की गई कोई मजेदार घटना सालों बाद भी याद रहती है। एकदम सही। इसी तरह डोपामिन डिटॉक्स में हमने सीखा था कि कैसे लगातार मिलने वाले छोटे छोटे डिजिटल रिवॉर्ड्स हमारे ध्यान को भटकाते हैं, जो सीधे सीधे हमारी मेमोरी को नुकसान पहुंचाता है। हाँ, अगर ध्यान ही नहीं है तो मेमोरी का पहला चरण, इनकोडिंग, वो कभी पूरा ही नहीं होगा। ये सारी चीजें आपस में कितनी जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल सही। एक अच्छी आदत, एक शांत मन और गहरा ध्यान, ये सब एक अच्छी मेमोरी के लिए जरूरी हैं। एक अनुशासित जीवन शैली के बिना मेमोरी तकनीक सिर्फ शॉर्टकट बनकर रह जाती हैं। तो ये सारी जानकारी बहुत उपयोगी है, लेकिन कोई इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे लागू कर सकता है? जैसे पढ़ाई के लिए आपने एक्टिव रिकॉल बताया, पर लोगों को नाम और चेहरे याद रखने में बहुत मुश्किल होती है। उसके लिए कोई टिप है? हाँ, इसके लिए 3 स्टेप हैं जो हमेशा काम करते हैं। पहला, जब किसी से मिलें तो सच में उन पर ध्यान दें। हम अक्सर नाम सुनते ही नहीं, बस हाथ मिलाने की औपचारिकता पूरी करते हैं। सही बात है। तो ध्यान से उनका नाम सुनें और मन में दोहराएं। दूसरा, उनके नाम को एक तस्वीर में बदलें। और तीसरा, उस तस्वीर को उनके चेहरे की किसी खास चीज पर चिपका दें। अच्छा। जैसे अगर कोई मिस्टर सागर हैं, तो कल्पना करें कि उनके माथे से समुद्र की लहरें निकल रही हैं। या कोई लता हैं, तो कल्पना करें कि उनके बालों में एक सुंदर सी बेल लिपटी हुई है। ये सुनने में अजीब है, पर आप उनका नाम कभी नहीं भूलेंगे। ये तो मैं जरूर आजमाऊंगी। और रोज की आदतों में इसे कैसे शामिल करें? छोटी शुरुआत करें। जैसा मैंने कहा, किराने की लिस्ट को तस्वीरों के जरिए याद करने की कोशिश करें। दिन में सीखी गई कोई एक नई बात रात में परिवार में किसी को समझाएं। अच्छा, किसी को सिखाना? जी, सिखाना याददाश्त को ट्रेन करने का सबसे अच्छा और तेज तरीका है। इसे द फाइनमैन टेक्निक भी कहते हैं। जब आप किसी को कुछ समझाते हैं तो आपका दिमाग उस जानकारी को सरल बनाता है और कनेक्शंस मजबूत करता है। एक सवाल जो सबके मन में आता है, उम्र।
क्या उम्र के साथ याददाश्त कमजोर होना तय है? हम सबने देखा है कि बुजुर्ग लोग चीजें भूलते हैं। अगर ये उम्र के कारण नहीं है, तो क्या उस उम्र में ध्यान या ट्रेनिंग बनाए रखना ज्यादा मुश्किल हो जाता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। ये सच है कि उम्र के साथ कुछ शारीरिक बदलाव आते हैं, लेकिन याददाश्त में बड़ी गिरावट उम्र की वजह से नहीं, बल्कि ध्यान, जिज्ञासा और ट्रेनिंग की कमी की वजह से होती है। ट्रेनिंग की कमी से? हाँ, ज्यादातर लोग एक उम्र के बाद नया सीखना, दिमाग को चुनौती देना, वो बंद कर देते हैं। एक अप्रशिक्षित दिमाग कमजोर होगा, चाहे उम्र 20 हो या 7। लेकिन एक प्रशिक्षित दिमाग जो लगातार सीख रहा है, नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, वो 60 की उम्र के बाद भी पहले से बेहतर हो सकता है। यह एक मसल की तरह है, यूज इट और लूज इट का सिद्धांत यहाँ पूरी तरह लागू होता है। तो आज की इस गहरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें जो हमें याद रखनी है, उन्हें एक बार दोहरा लेते हैं। पहली बात, आपकी याददाश्त कमजोर नहीं है, आपका ध्यान कमजोर है। ये एक इनपुट प्रॉब्लम है, स्टोरेज प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बात, मल्टीटास्किंग, बिना सोचे समझे पढ़ना और नींद की कमी मेमोरी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। किसी भी नई तकनीक को सीखने से पहले इन आदतों को छोड़ना होगा। तीसरी बात, मजबूत मेमोरी के 3 स्तंभ हैं। ध्यान यानी अटेंशन, एसोसिएशन यानी पुरानी जानकारी से जोड़ना, और विजुअलाइजेशन यानी तस्वीरें बनाना। इन तीनों को एक साथ इस्तेमाल करने से मेमोरी असाधारण बन सकती है। चौथी और बहुत जरूरी बात, सीखने के लिए एक्टिव रिकॉल यानी याद करने की कोशिश पैसिव रीरीडिंग यानी बार बार पढ़ने से 1000 गुना बेहतर है। कम समय में ज्यादा और गहरा सीखने का यही तरीका है। और पांचवी बात, जो सबसे ज्यादा उम्मीद देती है, मेमोरी एक जन्मजात प्रतिभा नहीं बल्कि एक स्किल है, जिसे सही तरीकों और अनुशासन से कोई भी किसी भी उम्र में विकसित कर सकता है। अंत में एक विचार जिस पर सोचने की जरूरत है। आज हमने जाना कि मेमोरी बुद्धिमत्ता का ईंधन है। मेमोरी इज द फ्यूल ऑफ इंटेलिजेंस। इसका मतलब है कि याददाश्त सिर्फ तथ्य जमा करना नहीं है, बल्कि उन तथ्यों के बीच नए कनेक्शंस बनाना है, जिससे नए विचार और समाधान जन्म लेते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि अपनी मेमोरी को बेहतर बनाकर हम अपनी समस्या समाधान और रचनात्मकता को कैसे एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। ये सिर्फ चीजें याद रखने के बारे में नहीं है, ये ज्यादा बुद्धिमान बनने के बारे में है। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि इस पॉडकास्ट का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा, और हमें ये भी बताइए कि आप किस किताब या किस विषय पर अगला ज्ञानोदय पॉडकास्ट सुनना चाहेंगे।